Hello students, this is the lecture 4 of electrochemistry. Okay, now in this lecture what we are going to cover is we are going to cover few more things regarding the conductance and उसके बाद फिर हम लोग galvanic cells के बारे में पढ़ना start करेंगे. So in the previous video we had looked at what is Koyrausch law and हम लोगों ने Koyrausch law का application पढ़ा था. Now in this video first what we are going to do is we are going to start off with something called as ionic conductance and फिर वो देखेंगे कि how do you find out the conductivity या specific conductivity of any cell. Okay, so we will first start off with ionic conductance. Now what do you mean by ionic conductance? It is basically conductance of a particular ion or conductance due to a particular ion. जैसे for example let's say you have a solution. Okay, इसके अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रोड्स है. This is let's say molten NaCl. अब जब आप NaCl को मेल्ट करते हो तो NaCl breaks up to produce Na plus and Cl minus. Now when you pass a current through this, आप जब करंट पास करते हो तो क्या होता है कि Cl minus जो है Cl minus इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, Na plus जो है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ कंडक्टेंस, यहाँ पे जो कंडक्टेंस हो रहा है वो आयंस के वजह से हो रहा है. तो हर एक आयन जो है जो जैसे Na प्लस हुआ एंड जैसे Cl माइनस हुआ, हर एक आयन इंडिविजुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो यहाँ पे Na प्लस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और Cl माइनस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. तो जो भी कंडक्टेंस Na प्लस के वजह से आता है उस कंडक्टेंस को कहा जाता है आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस. एंड जो भी कंडक्शन Cl माइनस के वजह से आता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक कंडक्शन ऑफ Cl माइनस. ओके, सो दिस इज आयोनिक कंडक्शन ऑफ Na प्लस, दिस इज आयोनिक कंडक्शन ऑफ Cl माइनस. ओके, जैसे हम लोगों ने, आपको याद है सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि हम लोगों ने ये कहा था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट होता है वो करंट दो चीजों की वजह से होता है. एक होता है होल्स एंड दूसरे होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So your total current was equal to your whole current plus current due to free electrons ना, I is equal to IE plus IH. ये पढ़ा था ना हम लोगों ने. By the same logic यहाँ इस solution के अंदर जो आपका total conductance होगा G, that will be equal to conductance of Na plus conductance of Cl minus. Okay. Now ये जो इंडिविजुअल टर्म्स है, इन इंडिविजुअल टर्म्स को कहा जाता है आयोनिक कंडक्टेंस. नाउ वी विल सी आयोनिक कंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सी व्हेन आई से द वर्ड कंडक्टेंस, इसका मतलब यही होता है कि उस मटेरियल में से या उस सॉल्यूशन में से करंट कितना आराम से फ्लो होता है. ओके, सो कंडक्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग. current flowing when you apply the potential difference. जैसे हमें ये पता है कि V is equal to I into R, so therefore I is equal to V by R. तो अगर जो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो अपने आप से आपका जो करंट है वो कम हो जाएगा. तो उसी तरह से कंडक्टेंस, अगर जो हमें ये पता है 1 by R is equal to कंडक्टेंस, राइट. So I can write I as V into G. 1 by R can be written as G. So you can see that current is directly proportional to conductance. Now because the current is directly proportional to the conductance, आपका conductance जितना ज़्यादा होगा current आपका उतना ज़्यादा होगा. Okay. अब when I say current, how do you define current as? आप current को define कैसे करते हो? Current we know it is defined as rate of flow of charge. Now when I say rate of flow of charge, इसका मतलब the charge flown upon time t, charge upon time. Okay, so इस solution के अंदर कितना current flow हो रहा है वो दो factors पे depend करता है. एक तो number of ions पे, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास ions होंगे उतना आपका charge ज्यादा होगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि ये आयंस कितने फटाफट मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना फटाफट ये मूव करेंगे उतना आपको टाइम कम चाहिए होगा.
एंड जितना आपका टाइम कम हो जाएगा उतना आपका करंट जो है दैट वुड इंक्रीज। ये आया आपको समझ में? सो आई रिपीट दिस, आई विल से दैट व्हेन द कंडक्टेंस इंक्रीजेस current increases. Okay, now current is defined as rate of flow of charge, so current is equal to charge upon time. Okay, now अगर जो आप नंबर ऑफ आयंस आपके यहाँ पे बढ़ा दो तो अपने आप से आपका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, बट करंट को बढ़ाने का और एक तरीका ये है कि अगर जो ये चार्ज आपके फटाफट किसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो टाइम कम चाहिए होगा, it we will need less time or ions will need less time to reach the electrodes. So अगर जो टाइम कम चाहिए होगा तो as you can see that current is inversely proportional to time, आप टाइम कम कर दो तो करंट अपने आप से आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये आया समझ में? नाउ आयंस फटाफट इलेक्ट्रोड्स की तरफ कब जाएंगे? जब उनकी स्पीड ज्यादा होगी। ओके, सो आई कैन राइट दिस, द आयंस will quickly go towards electrodes, if they have large speed. ओके, जब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, एंड जितने फटाफट मूव करेंगे उतना आपका करंट ज्यादा होगा, एंड जितना करंट ज्यादा होगा उतना आपका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। सो आई कैन से दैट ये जो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस होती है, आयंस का जो आयोनिक कंडक्टेंस होता है, आई कैन राइट आयोनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड और मोबिलिटी। ओके, नाउ स्पीड के लिए लेट मी यूज द वेरिएबल u. So I can write therefore ionic conductance of cation is directly proportional to the speed of cation, and ionic conductivity of anion is directly proportional to the speed of anion. If I have to put a constant over here, this is speed or you can call it as mobility. Okay, so if I have to put a constant over here, ये constant जो होता है this is Farad, F into UA. ओके, एंड F की जो वैल्यू होती है F is equal to 96500 कूलम्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, क्योंकि स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना आपको कम टाइम चाहिए होगा, जितना टाइम कम होगा उतना आपका करंट इंक्रीज होगा, एंड अगर जो सोल्यूशन के अंदर करंट ज्यादा है तो आई कैन से दैट कंडक्टेंस इज मोर. सो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली इफेक्टिवली कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड और द मोबिलिटी. ओके, सो आयोनिक कंडक्टेंस क्या होता है ये आपको समझ में आया? अच्छा, नाउ आई कैन ऑल्सो से वन मोर थिंग, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे या जितने छोटे आयंस होंगे वो उतना फटाफट मूव करेंगे, करेक्ट? सो एज द साइज डिक्रीजेस आई कैन से मोबिलिटी इंक्रीजेस. एंड जैसे ही आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आयोनिक कंडक्टेंस विल इंक्रीज. increases. Now, one of the smallest known ions is H plus ion. नॉर्मली ये पानी में H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, इसकी साइज कम है तो इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसका आयोनिक कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा. सो H प्लस और H3O प्लस हैज गॉट हाईएस्ट आयोनिक कंडक्टेंस. ओके, H3O प्लस का जो आयोनिक कंडक्टेंस होता है, दैट आयोनिक कंडक्टेंस इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है. ओके, फाइन. उसके बाद नाउ वी विल गो अहेड. ओके, वी विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट नंबर. ओके,
अब ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली टेल्स यू कि कैटायन एंड एनायन का टोटल करंट में या टोटल कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूशन कितना है. सो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है इट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन of cation or anion to the overall conductance. ठीक है, हमें ये तो पता ही है कि किसी भी सोल्यूशन का, फॉर एनी सोल्यूशन, टोटल कंडक्टेंस जो होता है जी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायन, एनायन. ओके, सो आपका जो टोटल कंडक्टेंस होता है वो दोनों के वजह से होता है, कैटायन एंड एनायन दोनों के वजह से आपका ये टोटल कंडक्टेंस होता है. नाउ अगर जो इफ आई हैव टू फाइंड आउट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, what it means is, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन का मीनिंग ये होता है कि ओवरऑल कंडक्टेंस में कैटायन का कंट्रीब्यूशन कितना है. सो ओवरऑल कंडक्शन में कैटायन का कंट्रीब्यूशन कितना है ये निकालने के लिए आप ये करोगे, कंडक्टेंस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायन. ओके, बट वी नो दैट कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और मोबिलिटी. तो आप इसको ये देख सकते हैं, UC divided by UC plus UA. And similarly, if you have to find out transport number of anion, this will be equal to lambda A, lambda C plus lambda A. This is equal to UA, UC plus UA. ठीक है, I hope you have understood this. Okay. नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑब्वियसली एक रेशियो है एंड आपका डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर से बड़ा है, तो योर ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर इट इज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1. ओके, ठीक है. सो टोटल एडिशन ऑफ बोथ द ट्रांसपोर्ट नंबर्स, ये आपका कितना होगा? इफ आई ऐड दिस प्लस दिस, सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन will be equal to 1. So transport number basically क्या बताता है? It measures the contribution of cation or anion to the overall conductance. आपके overall conductance में cation का contribution कितना और anion का contribution कितना है. ठीक है, इसलिए you can see over here, आपको याद है हम लोग जब first lecture में we were differentiating between इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एंड मेटालिक कंडक्टर्स. आपको याद है हमने ये कहा था कि मेटालिक कंडक्टर्स के केस में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है. अब ऐसा क्यों होता है? नाउ अंडरस्टैंड दिस. एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी. अब आप ही सोचो, यहाँ पे आपकी अगर जो ये स्पीड इंक्रीज होती है तो अपने आप से ये कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा ना. सो दैट इज व्हाई फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यू हैव टू रिमेंबर दिस, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, सो देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है, आई होप अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाई डज कंडक्शन इंक्रीजेस और कंडक्टेंस इंक्रीजेस. ओके, अच्छा, बहुत बार ना ये दो शायद मतलब बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर सम्स उतने पूछे नहीं जाते, एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा सम्स नहीं पूछे जाते, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस कंसेप्ट. ओके, उसके बाद वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, दैट इज how to find out the conductivity or the specific conductivity K of any solution.
to find the conductivity. That is K. ये कैसे फाइंड आउट करना ना, इसके लिए ना हम लोग वापस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे. आप लोगों ने फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज. सो लेट्स यूज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज. इस व्हीटस्टोन ब्रिज का अब हम लोग यूज करते हैं. ओके, सो मान लो यू हैव अ सोल्यूशन. हमें ये पता है कि ये दो प्लेट्स होता है. ओके, ठीक है, फाइन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू फ्यू थिंग्स. वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द कंडक्टिविटी. नाउ कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है, हम लोग मार्क कर देते हैं. सो दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेट, दैट इज ए. अच्छा, ये जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज एल. लेट मी राइट डाउन दैट एज एल. ओके, नाउ वी नो दैट इस सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस किसी भी चीज का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. रेजिस्टेंस, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए. तो आई कैन राइट नाउ 1 बाय रो, आर को ये साइड पे लेके आ जाओ, एल अपॉन आर इंटू ए. नाउ 1 बाय रेजिस्टिविटी, इफ यू ओपन अप द नोट्स ऑफ द फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था 1 बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू के, कंडक्टिविटी. ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा के इज इक्वल टू. अच्छा, लेंथ एल इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. ए इज द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. तो ये जो सेल होता है, दिस सेल इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी सेल. ना हर एक कंडक्टिविटी सेल में आप क्या करते हो, ये दो चीजें तो हमेशा फिक्स्ड होती है. इफ यू लुक एट एनी कंडक्टिविटी सेल ऐसा होता है. ये ऐसे छोटा सा कंटेनर होगा, इस कंटेनर के अंदर ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होंगे. ठीक है, there would be these two electrodes. okay, and अच्छा, यहां से ये कंडक्टिंग वायर्स बाहर निकल रही होंगी एंड दिस विल ऑल्सो बी क्लोज्ड. आप चाहिए तो ओपन कर सकते हो, अदरवाइज दिस वुड बी क्लोज्ड. इसके अंदर दो होल्स होंगे एंड उन होल्स में से ये कंडक्टिंग वायर्स बाहर आ रही होंगी. सो दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल. ना इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज फिक्स्ड, मतलब ये दो इलेक्ट्रोड्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, इलेक्ट्रोड का साइज फिक्स्ड होता है. तो इन केस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, फॉर एवरी कंडक्टिविटी सेल, A is this area of the plate and L is this distance are constant. अब आपको जिस भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी होती है, आप उस सोल्यूशन को इसके अंदर पोर करते हो, फिर आपका काम हो जाता था, आप उस सोल्यूशन को निकाल देते हो. बट आप ये इलेक्ट्रोड्स को टच नहीं करते. यू डू नॉट टच नहीं करते, मतलब आप इस इलेक्ट्रोड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, आप इनका पोजीशन चेंज नहीं करते, आप इनकी साइज चेंज नहीं करते. तो इलेक्ट्रोड्स आर गोइंग टू रिमेन सेम. सो ए एंड एल आर कांस्टेंट फॉर एनी कंडक्टिविटी सेल. ओके, नाउ बिकॉज ए एंड एल आर कांस्टेंट, so we will define a new term that is called as cell constant. and ये जो cell constant होता है that is denoted by B, and ये जो आपका cell constant होता है this is measured as L, which is distance between two electrodes upon A, which is the area of the electrode. तो यहां पे अगर जो आप देखोगे कि L by A आ ही रहा है ना, so L by A is nothing but your B upon R. So B is something that can be measured. ये cell constant can be measured. You can easily measure the distance between two electrodes ना, ये स्केल से आप मेजर कर सकते हो. आप इस प्लेट का रेक्टेंगुलर प्लेट है तो रेक्टेंगुलर प्लेट का आप एरिया भी आराम से निकाल सकते हो. तो दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरी सेल.
ये सेल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन सोल्यूशन. It is constant for every cell, constant for the cell, for the given cell. Every cell नहीं, मतलब what I mean is कि इस सेल के लिए L and A की वैल्यू फिक्स हो गई तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू वुड बी अ कांस्टेंट फॉर दिस सेल. ओके, सो इवन इफ यू पुट एनी सोल्यूशन इन दिस, आप NaCl, KCl, AgCl, आप कोई भी सोल्यूशन इसमें ऐड करते जाओ, सेल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो B इज समथिंग दैट यू कैन मेजर. R आप कैसे मेजर कर सकते हो? तो R मेजर करने के लिए हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हुआ है. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? लेट मी ड्रॉ दैट ओवर हियर. सो ये जो आपका फोर्थ आर्म है, दिस इज लेट्स से R1, R2, ये एक वेरिएबल आर्म रखता है. यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करता है. हमें पता है कि यहां से दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. ओके, नाउ आप ये जो ओपन आर्म है, ये फोर्थ आर्म है, वहां पे ये जो दो टर्मिनल्स है वो यहाँ पे आप कनेक्ट कर दोगे. सो लेट्स से ये ऐसे कनेक्ट करती है. एंड यहाँ पे जो भी सोल्यूशन है, यू हैव अ सोल्यूशन ओवर हियर. ठीक है. नाउ लेट्स से इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज R. सो दिस इज R3. नाउ आप वेरिएबल रेजिस्टर, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसकी वैल्यू आप चेंज करते जाते हो जब तक IG जीरो नहीं होता, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं होता. जैसे ही करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो, आई कैन से दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड. एक बार ये आपका ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो आई कैन राइट दिस R1 अपॉन R2 is equal to this upon this R3 upon R. So therefore R becomes equal to R2 into R3 upon R1. ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, तो once you know these three values, आप ये वैल्यू R निकाल पाओगे. Once you get this value of R, एक बार आपको ये R की वैल्यू आ जाती है, आपको बस ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. आपको सेल कांस्टेंट तो पता ही है B, आपको R पता है तो आपको K मिल जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट K specific conductivity is B by R. B is your cell constant, R is the resistance of this solution. ठीक है. इसके बाद अब अगर जो आपको मोलार कंडक्टिविटी, इसकी मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो मोलार कंडक्टिविटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता ही है, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन 2000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी. ठीक है, फाइन. सो ये अब आपको समझ में आ चुका है, यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो यू कैन नाउ फाइंड आउट ऑल्सो द मोलार कंडक्टिविटी. मान लो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी जाए तो दिस विल बी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. ठीक है, ये उतना ज्यादा यूज शायद ना हो, बट दीज टू फॉर्मुलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट K. वंस यू हैव K यू कैन डू दिस. ओके, ठीक है. Okay, now let's do two questions so that you understand this concept. पहला क्वेश्चन देखो, the resistance of one normal solution is 250 ohms when measured in a cell of cell constant 1.15 centimeter raised to -1. आपको equivalent conductance find out करना है. You have to find out the equivalent conductance of this. Okay, so let's try to find out the equivalent conductance of this. ठीक है, यू हैव बिन गिवन एसिटिक एसिड CH3COOH. ओके, आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है. सो एसिटिक एसिड विल ओनली गिव यू 1 H प्लस आयन, सो वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1. इट इज एन एसिड, इट विल ओनली गिव यू 1 H प्लस आयन, सो वैलेंसी फैक्टर इज 1. नॉर्मेलिटी पता है, R पता है, B पता है. आपको
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है दिस इज K into 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, एंड मोलार कंडक्टिविटी जो होती है दैट इज इक्वल टू K into 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ठीक है, तो पहले तो आपको K फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब R पता है, B पता है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट K? सो वी नो दैट K इज इक्वल टू B बाय R। यूनिट्स पे आपको ध्यान देना है। सो K इज B बाय R। ओके, सो वैल्यू ऑफ B इज 1.15 डिवाइडेड बाय R दैट इज 250। सो यहां से आपको K मिल गया। अब ये K की वैल्यू यहां पे पुट करता है, दिस इज इक्वल टू 1.15 अपॉन 250। सो K के जगह पे have put this into 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी इज 1। ओके, डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दी है तो आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो नाउ दिस वुड बिकम इक्वल टू 250 1s are 250 4s are, so your answer would be equal to 4.60। दैट इज व्हाट यू वुड गेट। यूनिट्स क्या होंगे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओम रेज टू -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मोलार कंडक्टिविटी होती है तो मोल रेज टू -1 होता है, बट ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो इक्विवेलेंट रेज टू -1। आपको अगर जो मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हमें ये पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो आपकी जो मोलार कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 4.60, वैलेंसी फैक्टर इज बेसिकली 1, तो आपका आंसर होगा 4.60। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके, द क्वेश्चन इज दिस। आपको ना मोलार कंडक्टिविटी दी हुई है BaCl2, H2SO4 एंड HCl। आपको बेरियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ व्हेन आई से BaCl2 gives you Ba2 plus 2Cl minus. So molar conductivity of BaCl2 is equal to molar conductivity at infinite dilution of Ba2 plus 2 into molar conductivity at infinite dilution of Cl minus. Okay, now BaCl2 की दी हुई है x1, so x1 is equal to Ba2 plus 2 Cl minus. This is my equation 1. Similarly, x2 can be written as 2 into molar conductivity of H plus ions, क्योंकि H2SO4 will give you 2 H plus ions, plus 1 into molar conductivity of sulfate ions. This is my equation 2. Okay, and X3 HCl is equal to molar conductivity of H plus molar conductivity of Cl minus. At infinite dilution, HCl gives you only 1 H plus and 1 Cl minus. This is your equation 3. अब आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4। यहां पे हमारे पास मोलार कंडक्टिविटीज है, तो सबसे पहले तो मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं इसकी। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 is simply BaSO4 will give you 1 Ba2 plus, ये आपको 2 आयंस देगा, Ba plus 2 and SO4 minus 2. Okay, so molar conductivity of BaSO4 is molar conductivity of Ba2 plus molar conductivity of SO4 minus 2. Now how will you get this? आप इन तीन को क्या करोगे ताकि आपको ये मिल जाए? आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो वैसे ही आपको ये टर्म को एंड ये टर्म को ऐड करना है। सो यू विल एनीवेज डू x1 प्लस x2, बट इसके साथ आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 times this एंड 2 times this भी ऐड हो जाएगा।
अब इनको कैंसिल करने के लिए आपको ये थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट सब्सट्रैक्ट करने से पहले बिकॉज यू हैव 2 and 2 ओवर हियर, आई विल ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस बाय 2 and then I'll subtract this third equation. So x1 plus x2 minus 2x3. So this becomes molar conductivity of BaSO4. आपको मोलार कंडक्टिविटी नहीं पूछी गई है, आपको पूछी गई है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सॉरी, ये Ba+2 है. तो we know that equivalent conductivity is equal to molar conductivity divided by valency factor. Now ये सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर आप कैसे निकालते हो? ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था. इट इज आइदर टोटल चार्ज ऑन कैट आयन और टोटल चार्ज ऑन एन आयन. कैट आयन पे आपका टोटल चार्ज है 2, क्योंकि एक ही कैट आयन है ना आपके पास, एक ही बेरियम आयन है तो जिसपे चार्ज 2 है, या एक ही एन आयन है जिसपे चार्ज -2 है, तो योर वैलेंसी फैक्टर विल बी 2. So your now answer would be equal to x1 plus x2 minus 2x3 divided by 2. Okay, so I hope now you know how to use Colrosh law. आपको ये भी पता चल गया है कि K is equal to B by R को भी किस तरह से यूज करना है. ठीक है, from next lecture onwards we are going to start off with galvanic cells now. सो गैल्वेनिक सेल्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे. बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर का एक पार्ट खत्म होता है. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.